सो हे गाइस, मैं कौशल, वेलकम लेट्स सिंग अनदर वे। आज हम करने लगे हैं तुम्हारा क्लास 10th आईसीएसई का फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। आइए ना, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, बोर्ड पे जगह कौन लिखे। एंड ऑल्सो फॉर रेफरेंस, जस्ट फॉर रेफरेंस आई एम यूजिंग दिस मॉर्निंग स्टार की बुक, ठीक है, टॉलरेंस, बिकॉज मोस्ट आईसीएसई स्कूल में यही यूज होती है, सो आई एम यूजिंग दिस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारी कोई और बुक है तो मैं वीडियो पर छोटे चले जाओ, तुम्हारे कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री हर एक बुक में वही है, ठीक है, मेजॉरिटी में, मतलब जो आईसीएसई है उसका सिलेबस थोड़ी बदल जाएगा। हाँ, बस मे बी वर्डिंग बदल जाए, पर वर्डिंग तो मैं अपनी में सुना दूंगा, तो मैं मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। ऑल राइट, सो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा मतलब बोरिंग लगता है बच्चों को, बट नॉट एज बोरिंग एज आने वाले चैप्टर्स। वो आई अंडरस्टैंड थोड़े बोरिंग है, बट कोई नहीं, लेट्स सिंग अनदर वे है तुम्हारे। बोरिंग को इंटरेस्टिंग बनाने में मदद करेगा, मदद क्या करेगा, बना ही देगा, ठीक है। सो यही तुम्हारा, वैसे हम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, वैसे मतलब ऐसा भी कुछ नहीं लिख दिया मैंने, जो तुम्हारी बुक में वही है। ये तुम्हारा चैप्टर सम अप करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं द अर्ली नेशनलिस्ट से। सो इंडिया की जो हिस्ट्री है ना, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री है, उसको हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक, ठीक है। पहला है द अर्ली नेशनलिस्टिक फेज, दूसरा असर्टिव फेज और तीसरा गांधीयन फेज। तो पहला वो 1885 टू 1907 तक चला। 7 में पार्टीशन वगैरह हुआ, फिर असर्टिव फेज आए, वो लोग 16 तक थे, और फिर 15 में गांधी जी आ गए थे, तो उन्होंने सब कुछ मतलब आ तो पहले गए, तो उन्होंने शुरू कर दिया अपना चंपारण सत्याग्रह वगैरह से लेके आज़ादी तक। इट वॉज द गांधीयन सत्याग्रह, गांधीयन एरा, सॉरी, ठीक है। तो ये तो हम समझ सकते हो। अभी हम बात कर रहे हैं द इंडियन नेशनलिस्टिक फेज की, जो फर्स्ट फेज है 1885 टू 1907, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कैसे सूरत स्प्लिट हुआ, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें, वो सब आगे नेक्स्ट चैप्टर। अभी इतना दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लेना, मजे करते करते पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और द अर्ली नेशनलिस्ट। अब अर्ली नेशनलिस्ट क्या चीज़ है बताओ। अर्ली नेशनलिस्ट बेसिक का फंडा तुम्हारे दिमाग में है, जो स्टार्टिंग जिन्होंने कांग्रेस की स्टार्ट किया था और उसको आगे बढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद जो आए वो रेवोल्यूशनरीज आए, वो कहते हैं हम फोर्स से करेंगे, अगर वो नहीं हमारी सुन रहे तो हम बहरों को सुनाएंगे, ये सब तुम्हें पता होगा। बट अभी हम बात करेंगे जो पेटिशंस में विश्वास रखते थे, जो कहते थे कि हाँ हमारी बात सुन ली जाए, हम प्रे करेंगे, हम पेटिशन करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, पर हम वायलेंस वगैरह लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल नॉन वायलेंस जिसे हम बोलते हैं, जो गांधी जी ने वो सब चीज़ें की थी, वो आगे फेस में आएगा, तीसरे फेस में। पर अभी पेटिशन वगैरह दो, वो सब हम पढ़ते हैं, ठीक है, डिमांड्स वगैरह। अर्ली नेशनलिस्ट। In its initial years, the Congress was led by a group of leaders known as the early nationalists. The members of this group were drawn from the educated middle class, consisting of professionals like lawyers, barristers, teachers, and officials who drew inspiration from the Western thought. Many of them were educated in England and felt that the British intended to be just to Indians, but they were unaware of the true state of affairs in India. अब देखो, कोई भी चीज़ थी उस टाइम पे, जैसे ब्रिटिशर्स थे, तो वो वहाँ से, ये जितने भी मोस्ट इंडियंस थे ना, जो जिन्होंने अर्ली नेशनलिस्ट जो हम कहते हैं, वो सब नहीं बट मेजॉरिटी वंस बाहर से पढ़ के आए थे, लंदन से पढ़ के आए थे, या फिर हम कहें कि यहाँ पे वो वाली वेस्टर्न एजुकेशन हासिल की थी। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, बट इट वाज लाइक कि उनको लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं ना वो अच्छे हैं, वो हमारी मदद करेंगे, पर वो नहीं है ऑब्वियसली। हम ये नहीं कह सकते यार कि ये लोग गलत थे या कुछ नहीं, वो चीज़ की मैं बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट बीइंग के यू नो हिस्ट्री को ठीक करने बैठा हूँ यहाँ पे, ऐसा होना चाहिए था वैसा होना नहीं, जो है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। किस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू इनको देखने का कि हाँ यार इनको तो कुछ पता ही नहीं था, ये तो ब्रिटिशर्स के मतलब ऐसे कहते रहे कि यार प्लीज़ हमें ये लॉ दे दो, हमें ये लॉ दे दो, हमें थोड़ी रिप्रेजेंटेशन दे दो, हमें नहीं चाहिए। दूसरा तरीका ये देखने का कि इट वॉज, वो कोशिश कर रहे थे, बट उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी, बिकॉज वाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो ब्रिटिश से पढ़ के आए, वहाँ से पढ़ के आए। अब हर कोई कंट्री अपने हिस्ट्री में अपने आप को ग्लोरीफाई करेगी, ये एक फैक्ट है। इंडिया में थोड़ा कम है ये, इंडिया की कल्चर को इतना अच्छे से नहीं दिखाया जाता हिस्ट्री की बुक्स में। वाई, बिकॉज ये हमारी हिस्ट्री काफ़ी हद तक तबाह कर दी गई थी बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। सो ब्रिटिशर्स नहीं कर दी थी कि अब उनकी हिस्ट्री पढ़ाई जाए, हमारी हिस्ट्री कोई है ही नहीं, ये लोगों में अंधविश्वास डालने को, ठीक है। बट हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। बट अभी उसकी बात नहीं करते, अभी हम सिंपल सा फंडा रखते हैं कि जो अर्ली नेशनलिस्ट का, जब हम कहते हैं ना कि उस जगह में क्यों थे, वो ब्रिटिशर्स को अच्छा क्यों मानते थे, अच्छा इन द सेंस कि इंडिया के लिए अच्छे होंगे ऐसा क्यों सोचते थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ से पढ़ा था, एंड उसके उनके पढ़ाई के हिसाब से कि ब्रिटिशर्स ने तो काफ़ी इन्वेंशंस वगैरह किए हैं, काफ़ी चीज़ें की, एंड दैट इज़ ट्रू। ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बट अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। नो हेट टू एनीवन, नो हेट टू एनी ब्रिटिशर लिविंग इन द मूवमेंट, किसी को कोई हेट नहीं है, बस मैं समझाने के पर्पस से बता रहा हूँ। क्या होता है ना कि जो हमारा रेलवेज़ है, हम कहते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो रेलवेज़ नहीं होता, तो रेलवेज़ बना, ये फ़ायदा हुआ हमें, ट्रांसपोर्ट का आया, ठीक है, ये सब चीज़ें हम बोलते हैं, काफ़ी लोग मानते हैं, एंड इसमें मैं कुछ गलत नहीं है, बस इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो बना क्यों, इसकी जड़ तक जाओ ना। रेलवे स्टेशंस, जो रेलवेज़ थे, वो क्यों बनाए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, क्यों इन्वेस्टमेंट करी है? क्योंकि उनको पता था कि इंडिया में जितना पैसा वगैरह है वो उन्होंने लेके जाना, जितने रॉ मटेरियल्स है, गोल्ड है, सब कुछ वो लेके जाते थे फ्रॉम वेयर, फ्रॉम जहाँ भी वो सब होते थे, ज़मीन से खोद के, वेटेवर जहाँ से मिलते थे,
टू द पोर्ट्स, पोर्ट्स मतलब जहाँ से शिप्स वगैरह जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ तक लेके जाना है। कैसे लेके जाना है? रेलवेज ले आते हैं इंडिया में, हमारा फ़ायदा होगा, थोड़ा सा इनको दिखा देंगे कि आपका एडवांसमेंट हो रही है और पैसा हम हड़प लेंगे, हम इतना पैसा ले जाएंगे, तो वो चीज़ होती है यार, ये पर्सपेक्टिव होते हैं। नो हिट, जैसे मैंने कहा, नो हिट टू एनीवन, और तुम्हारी मर्जी है, बाकी तुम्हारा पर्सपेक्टिव है। एंड मैं एग्री करूँ ना करूँ तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, बट रिस्पेक्ट ज़रूर करूँगा, ठीक है, ये एक फैक्ट है। और ऐसा सबको करना चाहिए, ठीक है। तुम हो, कोई भी है, अपने दोस्तों वगैरह, वो नहीं मानते तुमसे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनकी कोई और है या फिर सोशल आइडियोलॉजी कोई और है, कोई बात नहीं, तुम मानो ना मानो, बट एटलीस्ट रिस्पेक्टेड, राइट, कि ठीक है भाई, तुम्हारा अपना सोचने का नज़रिया, मेरा अपना है। तो एक ये चीज़ हो गई। एंड एक और चीज़ तुम्हें बतानी है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, बस जस्ट के फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है ये, और इससे पिछले 2 चैप्टर्स हिस्ट्री के मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, तो यू कैन चेक इट आउट। पढ़ लेते हैं यार, काफ़ी पीछे रह जाएंगे नहीं तो, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कहाँ से? लीडर्स। अब लीडर्स के नाम है यार जो मेजॉरिटी में पता है, ठीक है, इसको डरने की कोई इस बात नहीं है, ठीक है। WC बैनर्जी, रासबिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड GC दत्त फ्रॉम बंगाल, ठीक है, ये तो हमें पता ही थे। एंड इसमें भी ऐसा नहीं है सारे नाम याद करने, WC बैनर्जी और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के हमें पता ही है, वो बंगाल से थे। दूसरा दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस रनाते फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गुजरात। और दादा भाई नारोजी और गोपाल कृष्ण गोखले भी हम एंड में भी पढ़ेंगे चैप्टर के, तो वो भी तुम्हें अच्छे से याद इन द सेंस कि बैठ ही जाएगा दिमाग में। उसके बाद PR नायडू, सुब्रमण्यम अय्यर एंड नंदाचार्लू फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, पांड्या मदन मोहक फ्रॉम मालविया फ्रॉम उत्तर प्रदेश, लिबरल इंग्लिशमैन लाइक ह्यूम एंड वेडनबर्ग, ठीक है। तो A.O. होम के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो वो पिछला चैप्टर देख लेना अगर देखना चाहो, नहीं तो पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर हु लेड द कांग्रेस एंड द नेशनल मूवमेंट इन द नेक्स्ट हिस्ट्री वाज स्टॉन्च बिलीवर्स इन द ओपन माउंटेड एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स। तो ये मानते थे कि यार खुले दिमाग से सोचते थे, और वो था कि मॉडरेट पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने इनको ओवरटेक करना है, थ्रोन ओवरटेक करनी है या कुछ करना है, मॉडरेट, ठीक है, हम थोड़े राइट्स मांगेंगे उनसे, वो हमें राइट्स देंगे तो ठीक है, नहीं तो और कुछ करते रहेंगे, ऐसा। स्टॉन्च मतलब लॉयल बिलीवर्स, ठीक है, कि इसी बात को मानते थे, ठीक है, वो चीज़। दे बिलीव इन लॉयलिटी टू द ब्रिटिश क्राउन। BC पाल एंड अर्ली नेशनलिस्ट सेड इन 1887। अब ये तुम समझना, ये जो लाइन है ना, इससे तुम्हें उनका पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। वो इंडिया की नो डाउट हेल्प करना चाहते थे, हम ये नहीं उन पे मतलब कहते हैं ना एक आंचड़ या फिर मतलब उनके खिलाफ हम ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने इंडिया के लिए कुछ नहीं किया, वो अपनी स्वार्थी थे या वटेवर, वो भी पर्सपेक्टिव है। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं आई एम नॉट डिनाइंग एनीथिंग, क्योंकि मैं उस टाइम पे जिंदा नहीं था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट अकॉर्डिंग टू दिस अर्ली नेशनलिस्ट, ये लाइन पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा उनकी क्या थी। आई एम लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज विद मी लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज आइडेंटिकल विद लॉयल्टी टू माई ओन पीपल एंड माई कंट्री। तो यार ऐसा है कि पहले भी ज़रूरी नहीं होता था कि जो वहाँ का बंदा है उनमें से ही कोई राजा बनेगा, उनमें से ही उनको कोई गवर्न करेगा, नहीं, बिकॉज पहले भी काफ़ी राजा महाराजा जिन्होंने इन्वेड किया जगह, जो अलग अलग रिलीजन्स को उन्होंने अपने राज्य के अंडर किया। जैसे इससे पहले दिल्ली सल्तनत, मुगल्स वगैरह आए, फिर दिल्ली सल्तनत मतलब पहले दिल्ली सल्तनत वगैरह जो हुई है, उसके पहले फिर चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह जी, कितना बड़ा इतिहास था, तो वो सब चीज़ें भी थी, राइट। तो वो ये मानते थे कि यार ऐसा तो होगा, कोई ना कोई गवर्न कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम उनसे चाहते हैं कि हमें राइट्स मिले, ये मिले, वो मिले, हम उनसे लॉयल हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने देश से लॉयल हैं, और वो एक ही चीज़ मानते थे, समझ रहे हो। They asked for constitution and other reforms within the framework of the British rule as they had faith in the British justice। तो उनको वो ऐसे मानते थे कि यार ये हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, वो कुछ कुछ चीज़ें मानते थे। उनको लगता था कि यार इंग्लैंड लोग ना अच्छे हैं, बट वो हमें समझ नहीं पा रहे, हमारी डिमांड समझ नहीं पा रहे, इसलिए वो हमारी हेल्प नहीं कर पा रहे। पर उनको क्या, उनको नहीं पता लगा, क्योंकि वो बाद में पता लगा, मतलब मेजॉरिटी इंडियंस को, लोगों को, कि ना 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 भाई ऐसी बात नहीं है, ये हमारा बहुत बड़े लेवल पे काट रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स हमारे से इतना पैसा लेके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और एक और चीज़ तो मैं बताना चाहूँ कि ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है ना, ऐसा नहीं है कि यार ये सब लोग जो अर्ली नेशनलिस्ट थे इनको ये सब पता ही नहीं लग पाया। अब दादा भाई नारोजी ने सबसे पहले बात करी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की, तो थिंकर्स थे ये बहुत तकड़े लेवल के, इनको पता लग रहा था धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक थॉट बना लिए दिमाग में उससे ही चल रहे हैं। तो तभी इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं कि इनके बिलीव्स क्या थे, ठीक है, जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं इनके बिलीव्स क्या थे, क्या सोचते थे। पहले तो ये सोचते थे कि ब्रिटिश वगैरह जस्टिस वगैरह हम पे, मतलब उन पे विश्वास था एक काइंड ऑफ, तुम कह सकते हो। दूसरा कि इंडियंस को होम रूल दिला दें हम किसी तरीके से। होम रूल का मतलब होता है कि ब्रिटिश जो हेड होंगे उनके अंडर पर जो इंडिया को गवर्न करेगी उसमें इंडिया के लोग होंगे, ठीक है। ऑर्डर्स ब्रिटिश से आएंगे पर हम भी अपना कुछ कर पाएंगे, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही हम पे हावी होंगे, होगा वही। जैसे तुम देख सकते हो कि क्या बोलूँगा, कोई टीम है IPL की, तो IPL की टीम अंदर जाके तुम कह सकते हो कि बिल्कुल अंदर जो स्टेडियम के अंदर वहाँ पे कैप्टन उसे संभाल रहा है, बट
जो टीम क्या बोलते हैं, जिसने खरीदी हुई है टीम, मुझे पता नहीं क्यों कोई एग्जांपल आ नहीं रही दिमाग में, तो जो टीम खरीदी हुई है जिस बंदे ने, उसके पास काफ़ी ऐसा है ना कि भाई मैं कुछ भी करा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मूवी का डायरेक्टर है, डायरेक्टर अपने हिसाब से डायरेक्ट करना चाहता है, ये वो उधर से प्रोड्यूसर आता है, भाई मैं पैसा दे रहा हूँ तो मेरी सुननी पड़ेगी, ये सीन ऐसे होना चाहिए, वैसे हो जाएगा। तो वो चीज़ कि डायरेक्ट इंडिया करेंगे, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ब्रिटिश। अब पैसे के हिसाब से नहीं, पैसे इंडिया से ही जा रहे थे, फिर भी वो चीज़ में बात करा। उसके बाद दे बिलीव द ब्रिटिश मैनी बेनिफिट, तो उनको लगता था कि यार काफ़ी बेनिफिट्स होंगे, हम सोशली इकोनॉमिकली काफ़ी मतलब ऊपर जाएंगे, और ये जो सती और अनटचेबिलिटी वगैरह की जो चीज़ें हटा सकते हैं ब्रिटिशर्स, वो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो फ़ायदे हैं, ठीक है। उसके बाद उनको लगता था कि जो इंडियंस को वो हेल्प करेंगे, इंडिया को अपलिफ्ट करेंगे वगैरह सब, और इंडिया का जो उनको लगता था कि जो इंडिया तरक्की नहीं कर पा रही है पैसे के फॉर्म में, सोशली वगैरह सब, वो ब्रिटिशर्स की वजह से नहीं है, वो इंडिया के बैकवर्डनेस की वजह से, कि इंडियन लोग आगे का सोच नहीं पा रहे वगैरह सब। बट उनको क्या पता था कि असली पैसा तो वही लेके जा रहे हैं, इंडिया का पैसा बहुत पैसा था। दे रिलाइड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन पीसफुल, तो वो आराम आराम से बात करते थे कि पीसफुली हम लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली करेंगे। लीगली तो देखो एक नज़रिया है, तब जो लॉज थे अब वो नहीं है, तो अब हम बोल रहे हैं तो वो लीगली नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली बढ़िया राइट वर्ड कि उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके हिसाब से हम काम करें, एक्ट करें, ठीक है। वायलेंस वगैरह में वो नहीं मानते थे, ठीक है, चलो समझ गए। अब हम बढ़ते हैं डिमांड्स क्या थी। डिमांड्स पहली थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। रिफॉर्म समझते हो कि कुछ सुधार, रिफॉर्म्स मतलब सुधार, चेंजेस, सुधार, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब कि संविधान में सुधार, उस टाइम के जो संविधान लॉज वगैरह थे उसमें सुधार। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में वो बहुत ज़्यादा एपिक लेवल पे या बहुत बड़े स्केल पे डिमांड्स नहीं रखते थे, छोटी छोटी डिमांड्स रखते थे कि जैसे हमें रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, वो चाहते थे कि इंडिया की सरकार में इंडियंस लोग ज़्यादा हों रादर देन द ब्रिटिशर्स, राइट। और उनको ऐसा लगता था कि सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए वगैरह सब, डेमोक्रेटिक वो चाहते थे डेमोक्रेसी, लेकिन वो मांग नहीं रखते थे डायरेक्ट कि हमें भाई तुम जाओ यहाँ से, हो गया तुम्हारा, जाओ, क्योंकि उन्हें पता था उन्होंने सुननी तो है नहीं हमारी। तो हम धीरे धीरे छोटे छोटे रिफॉर्म्स करके धीरे धीरे उस रास्ते पे चलें कि हमारे पास कंट्रोल आए, दैट इज इवेंचुअली कि हम उनको बाहर निकाल दें कि हमारा देश हो गया। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो सप्रेस कर देंगे हमें, उन्हें पता था, तो इसलिए वो थोड़ा सा प्यार से ही बातचीत करते थे, ठीक है। इसको क्या हो गया, अब ये जो थोड़े पॉइंट्स हैं पढ़ लेते हैं, सिंपल पॉइंट्स है, ठीक है। तुम जैसे एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल। इंडियन काउंसिल एक ब्रिटिश की बॉडी थी इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नर जनरल को इंडिया के मैटर्स पे मतलब सजेशन देती थी, एडवाइस करती थी, जैसे सीईओ को बोर्ड ऑफ द कंपनी एडवाइस देता, लाइक दैट। अब उसको बंद किया जाए बिकॉज उसमें कोई इंडियन ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा, राइट। अब एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोलते थे सेंटर एंड द प्रोविंसेस, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह, लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह जो हैं, जैसे आज की लोकसभा राज्यसभा वगैरह, उस टाइम पे जो भी ये सब बोलते थे, मतलब अब भी यही बोलते हैं इसके बाद में, तो सेंटर पर उनको एक्सपैंड किया जाए और बंदे बिठाए जाएँ, और बंदों में इंडियंस को इंक्रीज़ किया जाए। अगर अभी 10 में से सिर्फ 2 इंडियंस हैं, तो हमें 10 में से 5 इंडियंस चाहिए, समझ रहे हो, वो चीज़ हो, राइट। तो कंट्रोल मिले हमें, वही सब चाहते थे। और उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि हम टैक्स नहीं भरेंगे जब तक आप हमें रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब हमें जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह हैं उसमें जगह चाहिए, नहीं तो टैक्स नहीं, ऐसा। पर उसके बाद भी भरा ही होगा, इसलिए ऐसा तो है नहीं कि पूरे देश ने विद्रोह कर दिया होता तो अब तक। एनीवेज, by the beginning of the 20th century, they made a demand for Swaraj or self-government within the British Empire, like the self-governing colonies of the Canada and Australia. तो उन्होंने फिर 20th century की स्टार्टिंग में, 20th century की स्टार्टिंग तुम्हें पता है ना, 1900 कुछ, मैं पता नहीं कितनी बार अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका, पर जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए सिर्फ 20th century मतलब ये नहीं होता 2000 समथिंग, नहीं, वो होता है 21st century। 20th century मतलब 1901 से लेके 1999 या कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो मतलब 2000 ही हो गया यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं हम 20th century, ऑलराइट। जो अब है वो 21st century है। वाई? बिकॉज 2000 कुछ चल रहा है, 2000 ख़त्म हो गया, उसके बाद की चीज़ें, तो 90th ख़त्म हो गया, 20 सेंचुरी मतलब 1901 to 1999, ठीक है। तो इसकी बिगिनिंग में मतलब वही हो गया ना, 1901 to 1910, यहाँ पे ये सब चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे उन्होंने स्वराज्य की धीरे धीरे डिमांड करनी शुरू कर दी, और इसके बाद ही तुम देखोगे यहाँ पे सर्टेन नेशनलिस्ट आ जाएंगे, ठीक है। इसके आसपास जो पढ़ते हैं वो आगे कोई नहीं। एडिकेट रिप्रेजेंटेटिव, तो वही वो रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे हर चीज़ में कि वाइसरॉय के जो आसपास लोग होते हैं, जो उनके अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो उसमें भी हमें रिप्रेजेंटेशन मिले। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा, तो उसी तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब कि पैसे के फॉर्म में, पैसे के मतलब तरीके से, समझ रहे हो ना तुम,
मैं पता नहीं क्या बोली जा रहा हूँ, उस हिसाब से कैसे हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। पहला तो यही था यार कि लैंड रेवेन्यू वगैरह कम किया जाए, और क्योंकि पीजेंट्स वगैरह जो इतना प्रोड्यूस ही नहीं करते, इतना खाना बनाते ही नहीं, तो उनको बेच के उतना पैसा ही नहीं बचता, तो तुम टैक्सेस ले रहे हो तो उसे कम करो, ठीक है। सॉल्ट टैक्स वगैरह वो सब खत्म कर दो। और इसमें एक दो चीज़ें थी कि पॉवर्टी वगैरह पे ध्यान दो भाई, कि इतने जो फेमाइंस वगैरह आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, उनको प्रॉपर फर्टिलाइजर्स नहीं पहुँच रहे, या क्या चीज़ हो रही है, दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कहाँ है। और ये चीज़ हमें आप एक दूसरे के ना, मतलब हर एक को अपने अपने से पूछनी चाहिए। कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, पूछो एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ है, नहीं तो ऐसा होगा कि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा प्रॉब्लम्स क्या चल रही है। ओके, इसकी वीडियो के एंड में इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी मैं कह रहा हूँ कि अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट्स, तो ऐसा कि थोड़े बहुत लोन्स वगैरह भी दिए जाए, बिकॉज अब छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं वो कहाँ से पैसा लेके आएंगे, उनको जब तक बिकता नहीं उनको पैसा नहीं आएगा, और वो फिर अगली बार लगा देंगे, खाएंगे कहाँ से। तो छोटे छोटे ऐसे लोन्स दिए जाएं, और वही सब के बैंकिंग, इरीगेशन वगैरह के पानी पहुँचाया जाए फार्मर्स तक वगैरह सब, उन सब का खर्चा वगैरह देखा जाए, और जो आपकी आर्मी पे पैसा लग रहा है उसे कम किया जाए, और इंडियंस के वेलफेयर पे पैसा ज़्यादा लगाया जाए, बिकॉज इंडिया से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो आप। और दूसरा कोल, पेट्रोलियम, शुगर इंडस्ट्री वगैरह को प्रमोट किया जाए। उसके बाद तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स में सिंपल यही था कि यार इंडियन सिविल सर्विसेज में, जो इंडियन सिविल सर्विसेज ICS के एग्जाम होते थे उसे इंडिया में किया जाए पहली बात। मतलब ऐसा नहीं कि इंग्लैंड में ना किया जाए, बट इंग्लैंड में भी करो, इंडिया में भी करो। जो इंग्लैंड में रहते हैं उनको वो इंग्लैंड में देंगे, जो इंडिया में रहते हैं वो इंडिया में देंगे। नहीं तो अब देखो, सोचो तब इंग्लैंड जाना कितना मुश्किल होगा, मतलब कितना कॉस्टली होगा। तो पहले तो बंदा अपने सारी सेविंग्स वगैरह काट के वो एग्ज़ाम देने जाए। वहाँ पे सिलेक्शन होगा कि नहीं पता नहीं, सिलेक्शन होगा तो विद कंपैरिजन टू द ब्रिटिशर्स इंडिया को 1/10 सैलरी मिलेगी। अगर उनको 100 रुपये मिल रही तो इंडिया को 10 रुपये भी नहीं मिलेगी, तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए कोई कोशिश ही नहीं करता था। तो एक तो वो चीज़ किया जाए, और दूसरा एग्जीक्यूटिव से जुडिशियली को सेपरेट किया जाए। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा अभी कर देते हो। चलो, एग्जीक्यूटिव तुम समझ रहे हो, एग्जीक्यूटिव पुलिस जो एग्जीक्यूट कराएगी। जैसे हमने कल कानून बनाया, तुम कानून कुछ गलत करोगे या करोगे, वो एग्जीक्यूशन कौन करेगा उसकी? ऑब्वियसली पुलिस। और दूसरी चीज़ जुडिशियरी मतलब जो लॉज क्या बोलते हैं, जजेस वगैरह होते हैं, वो सब है जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी वगैरह हो गई, नो। तो उनको अलग किया जाए, बिकॉज अब कोई पुलिस गलत कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही FIR लिख दिया, ऐसे ही कुछ भी कर दिया, बिना FIR के जेल में डाल दिया, कुछ भी कर दिया जैसा भी है, उसके खिलाफ एक्शन लेने जाओगे, वो जुडिशरी उनसे मिली हुई है, तो वो चीज़ अलग होनी चाहिए। जैसे अब इंडिया में अलग है, तो वो चीज़ अलग सेपरेट बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़। नहीं तो उनको फैसला करने का मौका नहीं। रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड लाइसेंस एक्ट, तो ये सब चीज़ें ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, आर्म्स एक्ट वगैरह क्या होता है, और उन सब चीज़ों को रिपील कर लो, वापस ले लो। और प्राइमरी एजुकेशन मासेस तक पहुंचानी चाहिए, और वो ये सब चाहते थे, ठीक है, ये उनकी डिमांड्स थी। इंप्रूवमेंट ऑफ द पुलिस सिस्टम टू मेक इट ऑनेस्ट, इफेक्टिव एंड बेटर, तो के पुलिस सिस्टम को ऑनेस्ट वगैरह बनाया जाए, सिंपल चीज़ें। डिफेंस ऑफ द सिविल राइट्स। अब डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स से मेरा मतलब है कि द अर्ली नेशनल ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कटेल देम, तो कोशिश करते हैं कि सिविल पता है कि आम नागरिकों के राइट्स, ठीक है, उनके राइट्स पूरे सही रहें, ऑलराइट। तो कभी भी वो कोशिश करते थे, थोड़े बहुत ऐसे लॉज बनाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जिनसे हमारे राइट्स हिंडर हों, जिनसे हमारे राइट्स को खतरा हो, तो वो बोलते थे, ठीक है, अर्ली नेशनलिस्ट उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। तो अर्ली नेशनलिस्ट ने पहले तो एक चीज़ कही, 3 चीज़ें कही, ठीक है, मेन पहली कही कि रिमूवल ऑफ द ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शन बोल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ जो चीज़ें ये सब हटा दी हैं। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पढ़ा था ना, हाँ, तो वो और काफ़ी और चीज़ें कि ये सब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ आप बोल रहे हो वो सब ना करो। हमारे बोलना है कि हमें मर्जी होनी चाहिए, ठीक है, जैसी बोल ही ना पाए फिर की फ़ायदा। दूसरी चीज़, एबोलिशन ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एंड द रेस्टोरेशन ऑफ इंडिविजुअल लाइबर्टीज़। तो दूसरी चीज़ है कि एबोलिशन ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या लिखा, अच्छा मैं फिर से नहीं पढ़ने लगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम किसी को भी बिना कोई वारंट के, बिना कोई चीज़ के जेल में इंडिया को डाल रहे हो। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ना, कि मे बी ये फ्यूचर में जाके कुछ कर दे, कुछ गलत कर दे, कुछ लॉ कर दे, कुछ भी ऐसे तुम बना लो, ठीक है, तो वो उसको उसी केस में जेल में डाल रहे हो। वो चीज़ से अबॉलिश करो कि ऐसा थोड़ी होना चाहिए। ऐसे तुम कोई भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोलेगा तुम उसे जेल में डाल दोगे कि ये आगे जाके कोई क्राइम करेगा जी, ऐसा कुछ करेगा। तीसरा, रिस्टोरेशन ऑफ राइट टू असेंबल एंड टू फॉर्म, के आस ऐसे झुंड बना के एसोसिएट करना, बनाना एंड ऐसी कोई पार्टी बनाना, वो सब अलाउड नहीं था। वो सब अलाउ करो हमें, ऐसा नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम मानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अच्छी है, तो फिर हमें भी ये सब राइट्स मिलने चाहिए, ऐसा बोलते थे वो, ठीक है। प्रैक्टिकल थे, उनको फ्रीडम चाहिए थी, पर वो ऐसा मानते थे कि भाई ऐसे डिमांड करने से नहीं मिलेगी। ब्रिटिशर्स ऐसा तो है नहीं, अरे कि हमें ना आज़ादी दे दो, अच्छा ठीक है ये लो आज़ादी ले, ऐसा तो उन्होंने करना नहीं था। धीरे धीरे कंट्रोल जमा के अपने देश पे आज़ादी चाहते थे वो। उसके बाद देयर मेथड्स, सॉरी,
अब जो उन्होंने मेथड्स यूज़ किए वो दो थे बेसिकली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन मेथड बोलते हैं उसे, कि बिना वायलेंस वगैरह वो करते नहीं थे। तो दो मेथड थे बेसिकली। पहला मेथड था कि लोगों को एजुकेट करना, मेथड इन द सेंस कि हम ब्रिटिशर्स को, मतलब हम अपना दबदबा कैसे बना सकते हैं, हम ब्रिटिशर्स से जीत कैसे सकते हैं, बताओ। पहला, इंडियंस को एजुकेट करो। वो इंडियंस को उन्होंने एजुकेट किया, ठीक है। जैसे काफ़ी उन्होंने ऐसे मीटिंग्स वगैरह करी जहाँ पे स्पीचें बोलते थे ताकि लोगों को पता लगे पॉलिटिकल व्यू पॉइंट होता क्या। दूसरा, उन्होंने काफ़ी ऐसे प्रेस का यूज़ किया, लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर वगैरह छपाने लग गए वो सब में, फिर उनको बांटने लग गए। तीसरा, वो सरकार को अर्जियाँ लिखते थे कि आप गलत कर रहे हो, उसको सही करो, ये करो, गलत लिख कर। हाँ, ये सरकार के लिए थी, डेफिनेटली थी, बट सरकार से ज़्यादा, क्योंकि सरकार पे कोई भरोसा नहीं, सरकार से ज़्यादा ये अपने जो लोग हैं उन तक पहुंचानी थी कि भाई ये चीज़ गलत होती है तो इसके खिलाफ ऐसे आवाज़ उठाई जा सकती है, तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक हमने लोगों को आगाह कर दिया, दूसरा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट करना, यू नो, ब्रिटिशर्स को बताना कि तुम कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ हम सही कर रहे हो, और बोलना। तो 3 पीस का वो यूज़ करते थे। 3 पीस ये इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ। 3 पीस, यस, कहाँ जा रहा है, 3 पीस, ठीक है। तो 3 पीस तुम्हें पता है ना। फिर पिटीशन, प्रेयर्स, प्रोटेस्ट। पहले अर्जी लिख के दो, फॉर्मल एक लेटर, नहीं सुनते प्रे करो उनसे। प्रे इन द सेंस ऐसा नहीं कि पैरों में पड़ जाओ, बट बातचीत से बात सुलझाने की कोशिश करो। वो नहीं सुनते, प्रोटेस्ट कर दो। प्रोटेस्ट समझते हो ना, कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जो भी है। अब एग्जैक्टली जो तुम कहो कि सत्याग्रह है तो गांधी जी ने शुरू किया था, नहीं, पहले भी ऐसा होता था, बट हाँ, एक मास स्केल पे अपील करना एंड लोगों को समझाना इसका मकसद क्या वगैरह सब, वो सब गांधी जी ने जाके किया था। बट ऐसा नहीं, उससे पहले कोई प्रोटेस्ट ही नहीं होता था, राइट, वो चीज़ नहीं। दे सेंड द प्रोटेस्ट, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजते थे कि ये सब करो। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस लंदन में सेटअप की गई थी। हम दादा भाई नारोजी के जब बारे में पढ़ेंगे तब आगे आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो वीकली जर्नल निकालते थे इंडिया नाम से, कि ताकि आम जनता, ब्रिटिश की आम जनता तक पता लगे कि क्या क्या हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी मजबूरियाँ वगैरह, हमारी जो सिचुएशन है उसके बारे में लोग को पता लगे। डेप्यूटेशंस ऑफ इंडिया, डेप्यूटेशंस का मतलब होता है कि ग्रुप होना, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडियंस, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, इस केस में ग्रुप ऑफ इंडियन लीडर्स, कि वो ब्रिटेन भेजा जाता था। वहाँ पे जाके उनको प्रोपेगेंडा फैलाओ जी, पूरे लोगों को पता लगे, आम जनता को, कि ये सब हो रहा है। वो आवाज़ उठाएंगे तो काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा, वहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा तो इंडिया में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द ब्रिटिश पीपल एंड द पॉलिटिशियन अबाउट द प्लाइट ऑफ इंडियंस। प्लाइट मतलब होता है कि सिंपल काफ़ी बुरी सिचुएशन, बुरे हालात, या डिफ़िकल्ट हालात, कुछ भी कह लो। ऑल राइट, तो मेथड्स भी हो गया। अब हम बात करते हैं देयर अचीवमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म, बिकॉज कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी करी, उसके उनको क्रिटिसिज्म, उनसे उनको अचीवमेंट्स कहा जाता है, और कुछ चीज़ें गलत हुई जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा सुनना पड़ा, जो आज कहा जाता है कि उनको ये गलत किया, उन्होंने वो गलत किया, तो क्रिटिसिज्म। ऑब्वियसली कोई भी चीज़, नथिंग इज़ प्योर गुड, नथिंग इज़ प्योर बैड, ना ही कोई चीज़ पूरी ही ब्लैक होती है, ना ही पूरी चीज़ वाइट होती है। मोस्ट ऑफ द लाइफ लाइज इन द ग्रे एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट, कोट इट बाय शुभम कौशल। एनीवेज, द अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अचीवमेंट्स में पहला तो यही है कि नेशनल अवेकनिंग उन्होंने कर दी, कि उन्होंने लोगों को बताया कि इंडिया के लिए लड़ना है। ऐसा नहीं कि हमारे रिलीजन को ये चीज़ दे दो, हमारे कल्चर को ये चीज़ दे दो, हमारे एरिया को हमें ये राइट दो, नहीं, इंडिया के बंदों को ये राइट दो, इंडिया के कल्चर को प्रिजर्व करना है, इंडिया को छोड़ो, जो भी है, मतलब वो फ्यूचर में हुआ, अभी नहीं उन्होंने किया, बट स्टार्ट हुआ इंडिया से। दूसरी चीज़ जो उन्होंने करी कि इंडिया के लोगों को ट्रेन किया कि क्या क्या पॉलिटिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टी, सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म, ऐसी चीज़ों को फैलाया। सोचो किसी को पता ही नहीं है इन सब चीज़ों का, तो कैसे वो सपोर्ट करेगा? उसे कोई अभी तक फीलिंग ही नहीं है कि भाई मैं नेशनल हूँ, ये मेरा देश है। जब तक मेरा नहीं आएगा ना वहाँ पे नहीं हो पाएगा कुछ। अभी मैं अपने चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल, मैंने क्या बोला, मेरे चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं किसके लिए बना रहा हूँ? मेरी ऑडियंस के लिए। तो वो जब जुड़ जाता है ना बंदा, तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। वही उन्होंने कोशिश करते रहे। द अर्ली नेशनल पायनियरिंग वर्ड बाय एक्सपोजिंग ब्रिटिश रूल को लोगों को समझाया कि भाई ऐसा नहीं है कि इंडिया की हालत ख़राब है। मतलब पहले वो खुद ही ये मानते थे, पर धीरे धीरे से, मैंने तुम्हें कहा ना कि ऐसा नहीं कि एक थिंकिंग लेके बैठ गए, सीखते रहे, समझते रहे। तो उन्होंने बताया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है, इसलिए इंडिया कमज़ोर हो रही है इकोनॉमिकली, इंडिया कमज़ोर नहीं है जनरली, तो वो मत समझो। देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम स्टैब्लिश तो इट मस्ट बी इन इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस। तो उन्होंने बताया कि भाई अगर ब्रिटिशर्स को राज करना है तो इंडिया के फेवर में करना होगा, ऐसा नहीं चलेगा वैसे, ठीक है। 5वां, दी अपॉइंटमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ब्रिटिशर्स को कुछ ना कुछ करना पड़ा, राइट, इनको थोड़ा ऐसा करने के लिए, सांत्वना देने के लिए वगैरह। तो क्या क्या चीज़ें हुई? पहला कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक बैठी, जिसे हम आज यूपीएससी बोलते हैं, 1886 में। दूसरा
उन्होंने क्या किया, रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स 1893 फर्स्ट अमेंडमेंट, तो 1893 में वो बिल पास हो गया कि हाँ भाई इंडिया में भी एग्ज़ाम होगा ICS का, जिसे अब UPS वगैरह बोलते हैं, तो और इंग्लैंड में भी होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द वेलबी कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर, वेलबी कमीशन ये देखती थी कि कहाँ अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं तो उसको हटा के हम, जैसे इन्होंने डिमांड रखी है ना कि लोन दे दे या ये कर दे वो कर दे, इंडिया के वेलफेयर पे लगा दे इन द सेंस। अब वो हुआ कितना है नहीं हुआ मैं वो बात नहीं कर रहा, बट कमीशन का लीगल क्या बोलते हैं उसे, ऑन पेपर मकसद ये था। हुआ क्या, वी डोंट नो, ऑब्वियसली नहीं हुआ, नहीं तो हुआ होता तो इतना भी तबाही नहीं होती। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, इसमें भी वही के यू नो हमें सीट्स दो वगैरह सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो हमें आगे जाके काफ़ी मदद करी। अब लोगों को, अगर तुम सोचो अभी जब गांधी जी आए थे, अभी जब वो सब भगत सिंह वगैरह जी आए थे, उन्होंने क्या किया, उनके पास लोगों को ना समझाना वो एक था, उन्होंने स्पीचेस दी डेफिनेटली, नो डाउट दी, बट एक उन लोगों के दिमाग में वो चीज़ बैठ रही थी नेशनलिज्म वाली, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ करी। अब तुम कहो कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है देश के लिए, वो आई डोंट एग्री विद यू, ठीक है। कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें बुरी, हम बुरी चीज़ें भी पढ़ते। क्रिटिसिज्म क्या रहा है उनका, पहला के जो उन्होंने मेथड्स यूज़ किए वो ऐसा कि प्रे कर दिया, पिटिशंस भेज दी, इससे काम चलने वाला तो है नहीं, वो तो उनको भी पता था वैसे, पर ये चीज़ काफ़ी दिक्कत वाली है। मतलब अगर ब्रिटिशर्स ने हम पे कृपया कर दी तो ठीक है, नहीं तो ये चीज़ नहीं होगी, ऐसा थोड़ी होएगा। हक से मांगना ना, साडा हक इत्थे रख, तो वही चीज़ वो मांग रहे थे। दूसरा, दे फेल टू रियलाइज द ब्रिटिश एंड इंडियन क्लैश विद ईच अदर। अब उनको लग रहा था कि ब्रिटिशर्स हमारी मदद करना चाह रहे, पर समझ नहीं पा रहे इंडियंस को, पर वो समझ रहे थे। वो क्या था, वो बस अपना मकसद निकालना चाहते थे, इंडिया से जितना पैसा कमाया जा सकता है, इंडिया को जितना स्क्वीज़ किया जा सकता है कर दो, जितना पैसा निचोड़ सकते हो निचोड़ लो, वो चीज़ वो करना चाह रहे थे। इनको लग रहा था नहीं इंडिया की मदद करना चाह रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे, तो एक वो चीज़ में हुए। द अर्ली नेशनलिस्ट फेल टू ड्रॉ द मासेस इनटू मेनस्ट्रीम। अब ये जो चीज़ें प्रोपेगेट वगैरह करते थे ना, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल तक कर पाए, ठीक है, कि ये सेट ऑफ बंदे जो पढ़े लिखे लोग हैं उन तक, बिकॉज ये खुद पढ़े लिखे थे तो ऐसा हुआ, ठीक है, बट वो मास में नहीं पहुंच पाई, पूरे इंडिया, मेजॉरिटी इंडिया तक नहीं वो चीज़ पहुंच पाई। तो वो चीज़ किसने करी, वो चीज़ आएंगे अभी, ठीक है, भगत सिंह जी वगैरह ने, उन्होंने किस लेवल पे फैला दिया, ठीक है, काफ़ी एक अलग लेवल पे वो हो गया। तो देखिए यार, आई नो हिस्ट्री 10th में काफ़ी बच्चों को, मेजॉरिटी बच्चों को बोरिंग लगती है, बट थोड़ा सा सहलो, ठीक है, ऐसा ही है। और जैसे मैंने तुम्हें कहा, ऐसा नहीं है कि यार मैं सिर्फ पढ़ाई वाली वीडियोस बनाता हूँ, मैं और भी बनाता हूँ। तो इफ़ इन केस यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, चैनल पे घूमो, तुम्हें पता लगेगा कि मैंने काफ़ी ऐसी स्ट्रैटेजी नॉलेज सेंस कि इस दिन ये करो, इस दिन ये करो, नहीं वो नहीं, बट जनरली कि भाई कैसे पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं मन करता तो क्या करें वगैरह सब, ठीक है। बाकी अपने बारे में मैं और बताना चाहता हूँ तुम लोगों को, वो मैं वीडियो के एंड में थोड़ा डिस्कस करता, नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। सो ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द कांग्रेस, के ब्रिटिशर्स का कांग्रेस के प्रति क्या एटीट्यूड था, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया, जैसे मैंने क्यों किया, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में रीज़न बताया, ढूंढ लेना, ठीक है। बेसिकली ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कहते हैं कि यार पूरे इंडिया को हम कहाँ संभाल लेंगे, एक एक बंदे को समझाना पड़ेगा। जैसे 1857 में रिवोल्ट हो गया, तो वो किस किस को समझाएं। अगर एक कांग्रेस पार्टी होगी जो इंडिया को, मतलब इंडिया के लिए बोलेगी, तो अगर हमने इनको खुश कर लिया, इतने से बंदों को कुछ मतलब अगर ब्राइब करके या जैसे भी करके इन लोगों को हमने खुश कर दिया, तो ये बोलेंगे नहीं, ये लोगों को जैसे जैसे समझा देंगे, बिकॉज इंडियन ऑब्वियसली इंडियन को ज़्यादा अच्छे से समझा सकता है, तो ये लोग इनको समझा देंगे कि हमारे अच्छे के लिए ये वो एंड ये सब जो रिबेल्स होते हैं ये सब सप्रेस हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, उनको लगने लगा कि ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये बोलने लगे कि हमें आज़ादी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एग्जैक्टली आज़ादी के लिए नहीं बोले, बट थोड़ा बहुत ये सब करने लग गए। तो पहले तो इनफैक्ट ये भी हो रहा था कि वो जो लॉर्ड डफरिन था उस टाइम पे, वो खुद आके मिलता था, ठीक है। एक बार हुआ था कहाँ, कोलकाता में जब सेशन हुआ, ठीक है, पहला सेशन भी हुआ था, तब पहला नहीं दूसरा, तो दूसरे सेशन में इन्वाइट किया था, खुद आके मिला था काफ़ी डेलीगेट से, काफ़ी मेंबर से ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन ये धीरे धीरे चेंज हो गया, क्योंकि ये कांग्रेस तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए काम कर रही थी, नेशनलिज्म के लिए काम कर रही थी, तो डफरिन ने काफ़ी डाइवर्ट करने की कोशिश करी कि भाई तुम ना ये जो कांग्रेस है इसको सोशल चीज़ों पे, सोशल रिफॉर्म्स पे ध्यान दो, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे नहीं। पर वो हुआ नहीं, कांग्रेस तो चाहती थी कि नहीं हम तो पॉलिटिकली करेंगे, सोशल रिफॉर्म्स वाले काफ़ी और बंदे, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, राजा राम मोहन रॉय और ज्योतिबा फुले वगैरह काफ़ी वो उसे जगह में कर रहे थे। बट ये लोग बोलते कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, वी विल डू इट, एंड कांग्रेस धीरे धीरे नेशनलिज्म की तरफ बढ़ती रही।
उसके बाद 1887 में लॉर्ड डफरिन ने अटैक किया कांग्रेस को ये बोल के कि ये तो मतलब छोटे से लोगों की एक संख्या है, इसमें इंडिया का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ इन लोगों का फ़ायदा होगा अगर ये कुछ करते हैं अपनी तरक्की से, ठीक है। तो एक वो चीज़ बोली। और फिर कब 1890 में उन्होंने देखो 1886 में सपोर्ट किया, 7 में उनके खिलाफ बोल दिया, 90 में उनको कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी के हैं या फिर हमारा कोई भी ऑफिशियल इनका अटेंड नहीं कर सकता, जो भी इनके सेशंस वगैरह होते हैं अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, बैन कर दिया। और ये सब रियलाइज़ करते हुए यार कि ये इंडियंस लोग इकट्ठे तो वो रियल में होने लग गए यार, हमें तो लगा था सिर्फ थोड़े बहुत होंगे। इन्होंने डिवाइड एंड रूल खेलना शुरू कर दिया, यहाँ से शुरू हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल से नहीं हुआ, काफ़ी देर पहले ही हो गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल पे लोगों को असली में दिखा, तो जो लोग ब्रिटिशर्स को सही मानते थे ना कि हम ब्रिटिशर्स के साथ थे बिल्कुल, उन लोगों को उन्होंने कहा कि यार आप इनके एंटी पार्टी बना लो, एंटी कांग्रेस मूवमेंट शुरू कर दो। क्योंकि सर सईद अहमद खान, राजा शिवा प्रसाद ऑफ बनारस, ऐसे लोगों को उन्होंने बोला कि इनके खिलाफ कोई मूवमेंट शुरू कर दो, राइट। तो उन्होंने हिंदूज़ और मुस्लिम के खिलाफ अभी से बीज बोने लग गए हेटरेट के, लेकिन इससे वो चाहते थे कि ख़त्म हो जाए कांग्रेस, कांग्रेस से और स्ट्रांग हो गई, बिकॉज उनको साफ दिखने लग गया कि हमारे सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं काम कर रहे। पहले डाउट था ना, मैंने तुम्हें कहा कि मे बी ब्रिटिशर्स हमारी मदद कर, नहीं, अब उनको पता लग गया ये हमारे खिलाफ है, हमें इनसे छुटकारा चाहिए, ठीक है। तो ये हम इंडिया के फेवर में हुआ कि इंडिया को समझ आ गई इस बात की। प्रोमिनेंट अर्ली नेशनलिस्टिक लीडर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 3 हैं, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अब पोस्ट इनकी ना मैं तुम्हें अभी पढ़ता हूँ, पर इससे पहले मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत कम आते हैं, ठीक है। जो पहले पैराज होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमारे जनरली तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक जनरल नॉलेज के लिए, या फिर बिकॉज दे आर एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ एंड कहीं भी काम आ सकते हैं इनके बारे में नॉलेज, एंड मतलब वैसे भी पढ़ना चाहिए। बट एग्जाम के ऐसा अगर रट्टे लगाने या कुछ भी करना है तो ये वाले पैराज इतने मैटर नहीं करते, ठीक है। तो या दादा भाई नारोजी 1825 to 1907, let me write it, 1825 to 1917 है ना, हाँ 1917। सो ही वॉज कॉल्ड द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जैसे तुम्हें पता होगा। इन्होंने अपनी मेजॉरिटी लाइफ लंदन में निकाली, वाई वो इंडिया के एज अ एम्बेसडर जाते थे। एम्बेसडर होता है कि कोई दूसरे देश में हमारे देश से गया हुआ बंदा जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो पारसी फैमिली से थे, मुंबई में पैदा हुए थे ऑन सितंबर 4। ये डेट याद करने की ऐसी ज़रूरत है, ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ काम किया ये सब तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। 1885 में उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन छोड़ दिया, फिर वो वहाँ आ गए। और इन्होंने ये बोले रस्त गुफ्तार, अभी जो पिछले साल था ये आई थिंक बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था। आई डोंट नो तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, ये जो बैच का, इसमें ये चीज़ होगी कि नहीं, आई एम नॉट सो श्योर बिकॉज अभी तक तो कुछ कहा नहीं है। बट अगर तुम्हारे MCQs हुए तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रफ्त गुफ्तार इन्होंने शुरू की थी न्यूज़पेपर, और धर्म मार्गदर्शक ये तो नहीं आया था। ही स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड द आर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑफ द पुअर पीजेंट्स बाय जमींदास। अब इनका कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो दादा भाई नारोजी के कंट्रीब्यूशन में पहला, जैसे मैंने कहा, इंडियाज़ अनऑफिशियल एम्बेसडर। ऐसा नहीं कि इंडिया ने भेजा था, नहीं, अनऑफिशियली एम्बेसडर। इन्होंने अपनी काफ़ी ज़िंदगी वहाँ पर निकाली। एंड 1865 में उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी शुरू करी थी, ठीक है। यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ, 1865 में लंदन कहाँ थे, इंडिया सोसाइटी ना, लंदन इंडिया सोसाइटी शुरू करी थी। फिर 1866 में, हम आगे बढ़ते हैं, वैसे मैं अभी जगह छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने पार्टी शुरू करी, वहाँ पे उन्होंने शुरू कर दिया ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, मतलब ब्रिटिश में जाके इंडिया का प्रोपेगेट करने लगा कि भाई इंडिया में काफ़ी मसले हैं, उनको भी सॉल्व करो, ये सब चीज़ें करो। और जब वो मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, तो उनको ऐसे नोटिस में लाया कि इंडिया में ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ सही हो रही है। और ICS, जो हमने बात करी ना कि ICS का एग्ज़ाम इंडिया में होने लग गया 93 में, तो उनमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था, बिकॉज उन्होंने वहाँ पर जाकर बहुत तकड़े लेवल पर पटिशन साइन करी थी कि भाई ऐसा नहीं है, इंडिया में एग्ज़ाम होना चाहिए, इंडिया में भी होना चाहिए, राइट। 1866 में फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सोन बिकेम पॉपुलर एंड ब्रांचेस। एंड तो हमने पिछले चैप्टर में ऐसे तो हमने पढ़ा था 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन्होंने बनाई थी, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन काफ़ी फेमस हुई थी, उसके बाद ये इनका कांग्रेस में भी काफ़ी तगड़ा रोल था, ठीक है। सो ये हो गया अनऑफिशियल पेपर। दूसरा कंट्रीब्यूशन, रोल इन द कांग्रेस की बात करते हैं। दादा भाई रोल इन द कांग्रेस वॉज प्रेजवर्दी। उन्होंने काफ़ी पार्ट लिया, ये 3 बार आई थिंक वो बने थे, जो हेड होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, प्रेसिडेंट बने थे ऑफ द सेशंस, ठीक है। तो ऐसा होता है कि एक सेशन से लेके पूरा साल
वो प्रेसिडेंट रहेंगे, अगले सेशन पर नए प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे। तो ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, मतलब होता था उस टाइम पे। सो हर साल, और ये होता था हर साल दिसंबर के महीने में। तो 1886, 1893 एंड 1906 में ये बने प्रेसिडेंट। ये आएंगे कि नहीं, अभी तक मैंने जितने पेपर देखे हैं आई डोंट थिंक आए हैं, बट चलो स्टिल इतना याद रखना ज़रूरी है, 3 बार बने थे, राइट। और इन्होंने काफ़ी ऐसे विदेशी सेल्फ गवर्नमेंट ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करी एंड मतलब लोगों तक पहुंचाने में कांग्रेस के ज़रिए से। द क्रेडिट फॉर डिमांडिंग स्वराज फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी फॉर द फर्स्ट टाइम 1906 में इन्होंने सबसे पहले स्वराज मांगा था कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि हमें स्वराज चाहिए या तो यूनाइटेड किंगडम जैसा, कि जैसे यूके अपना ही है, ठीक है, या फिर उसकी कॉलोनी जैसा, जैसे कनाडा है एक कॉलोनी, ऑस्ट्रेलिया एक थी कॉलोनी, बट उनकी अपनी एक सरकार थी। तो या तो वैसा मिले या पूरा हमें इंग्लैंड जैसा मिले, फिर कि हमारा देश है, हम ही है बस यहाँ पे। तीसरी चीज़, एक्सपोज द इकोनॉमिक इल्स ऑफ इंडिया। उन्होंने, जैसे मैंने तुम्हें कहा ना कि ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह के बारे में काफ़ी बताया, इनकी एक बुक आई थी, उसमें इन्होंने बताया था, ड्रेन थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया था कि कैसा पैसा बाहर जा रहा है इंग्लैंड में इतने तरीक़ों से। और एक CV चिंतामणि जी ने कहा था, ठीक है, दादा भाई नारोजी के बारे में, ये 1917 में पास हो गए थे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि द पब्लिक लाइफ ऑफ इंडिया हैज़ बीन adorned by the galaxy of brilliant intellects and selfless patriots, but there has been in our times none comparable with दादा भाई नारोजी। कि वैसे तो बहुत सितारों ने जन्म लिया है और काफ़ी मदद करी इंडिया के सपोर्ट वगैरह में, नेशनल मूवमेंट में, लेकिन अभी तक हमारे ज़माने में दादा भाई नारोजी जैसा कोई नहीं पैदा हुआ। काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने। एंड हम आगे बढ़ते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। एंड ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता यार, सीखने के लिए होता है, इंस्पायर होने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि तुम लोग के देश के कुछ करने लग जाओ, किसी भी स्पेस में कर रहे हो तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि लोग सपोर्ट करें ना करें, अपने एंड से काम करते रहना चाहिए। जैसे मैं भी तुम्हारे लिए काम जो गई, ठीक है। मतलब हाँ, एक चीज़ मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, लाइक कर देना वीडियो को, बिकॉज तुम्हारे लिए पंखा बंद किया है और गर्मियाँ इतनी आ गई है। तुम्हारे शहर का पता नहीं, मेरे यहाँ पे बहुत गर्मी आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे पंखा मैंने बंद इसलिए किया बिकॉज आवाज़ बहुत आ रही थी, ठीक है, माइक में, तो पंखा बंद किया। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। तो गोपाल कृष्ण गोखले वॉज बॉर्न इन कोल्हापुर इन महाराष्ट्र 1866, so 1866 to 1905, 1866 to 1915, राइट। सो या ये चीज़ है। और इन्होंने यार जस्टिस MG रणादे से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, उनके कहने पे इन द सेंस कह लो कि उन्होंने, जो जस्टिस रणादे थे, उन्होंने एक शुरू किया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया था गोपाल कृष्ण जी ने। और वो सोसाइटी के भी यहाँ पे इंग्लैंड गए थे कि इंडिया का व्यूज़ वेलबी कमीशन के लिए प्रोपेगेट करने। वेलबी कमीशन क्यों थी, मैंने तुम्हें बताया था कि इंडिया में जो फालतू खर्चे हो रहे हैं उसके बारे में कमीशन बने, उसके लिए ये गए थे वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और इनको CEI का टाइटल भी अवार्ड किया गया था, कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर। गोखले बिकेम द मोस्ट पॉपुलर इंडियन, इन्होंने ही प्रेसाइडेड ओवर द बनारसी सेशन। तो 1905 के सेशन में इन्होंने प्रेसाइड किया और इन्होंने लिखा, इनको ना ब्रिटिशर्स पे फेथ था कि ये लोग कुछ ना कुछ हमारा सही कर सकते हैं, बट इनको समझाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो वो चीज़ थी। द गोल ऑफ द कांग्रेस शुड बी द अटेनमेंट ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिमिलर टू दैट विच एक्सिस्ट इन सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। दादा भाई नारोजी ने कहा था कि या तो हमें इंग्लैंड जैसा बनाओ या ऑस्ट्रेलिया जैसा बनाओ। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि हमें ऑस्ट्रेलिया जैसा बनाओ, हमें वैसा चलेगा, सही रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ थी, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ते, पहले तो परसुएटेड द ब्रिटिश फॉर रिफॉर्म्स, काफ़ी रिफॉर्म्स इन्होंने करवाए, ठीक है। मैं नहीं कर, बाकी किसी ने नहीं कर, पर इन्होंने बहुत काफ़ी कराए, ठीक है। एक तो था कि जो इतने ब्रिटिश आर्मी पे पैसा लग रहा है वो कम करे, जैसे मैंने वेलबी कमीशन पे गए थे। और जो ऐसे हमें ऐसा कोई पोस्ट वगैरह जो होती हैं, ठीक है, वहाँ पे तो उसमें रेसिस्ट ना किया जाए कि इंडियन है तो इससे ऊपर पोस्ट ना किया जाए, ऊपर किया जाए। वो हुआ, वो नो डाउट हुआ, बट कोशिश करी इन्होंने कि उसमें होना चाहिए, ठीक है। इम्पोस्टिंग प्रोडक्शन टैक्स ऑन कैश, के कॉटन में जो टैक्स टुक्स लगते हैं उन पर क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को कि ये तुम सही नहीं कर रहे इन सब चीज़ों से। ही मेड अ स्ट्रॉन्ग प्ली फॉर द रिफॉर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जैसे मैं समझा चुका हूँ वीडियो में पहले, जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव अलग अलग होने चाहिए। पुलिस और सज़ा देने, देखो पुलिस एग्जीक्यूट कराता है और जो कोर्ट है वो लॉ को, अगर कोई तुमसे जुर्म हो जाए या कुछ तो उसकी सज़ा सुनाता है। वो सज़ा पुलिस में जाके होती है पूरी, ठीक है, वहाँ पे रहना पड़ता है वटेवर, बट पुलिस तुम्हें सज़ा नहीं सुना सकती। वहाँ पे ये हो रहा था, ठीक है। ये चीज़ के बारे में बात हो रही है। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के बारे में उन्होंने काफ़ी ऐसा प्ले किया था। रिफॉर्म्स मतलब मॉर्लेमेंटो का तो मैं ऐसा था कि उन्होंने लॉ बना दिया था कि
तुम्हें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, ठीक है, एक जगह से चुनाव खड़े होंगे, लेकिन मुस्लिमों से अलग खड़ा होगा बंदा और हिंदुओं से अलग, और हिंदू जितने भी हैं वो सिर्फ उस हिंदू के लिए वोट डाल सकते हैं, मुस्लिम जितने भी हैं वो सिर्फ मुस्लिम के लिए वोट डाल सकते हैं। जो ज़्यादा तो ना सिर्फ वो तो लीडर्स के बीच में हेट हुई, जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल नॉर्मल लोग थे जो वोट कर रहे हैं उनके बीच में भी दरार पैदा करने की कोशिश करी थी पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में, उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया और थोड़े बहुत रिफॉर्म्स भी आ गए थे उसके बेस पे। ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ द इंडियन पब्लिक कमीशन और टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इंडियन, सिंपल के मतलब इंडिया को भी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिले। और इंग्लैंड जब वो थे तो पार्टीशन बंगाल को ना किया जाए, मतलब इम्पैक्ट में ना लेके जाए, उसके बारे में काफ़ी इन्होंने कोशिश करी थी पर वो हो गया। दूसरा, सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, उन्होंने एक सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी एक चीज़ खोली थी 1905 में, जिसमें उनका मेन एम था कि इंडियन लीडर्स ऐसे बनाए जाएं, ठीक है, हमारी जनरेशन के एक नए जनरेशन के लीडर्स ऐसे बनाए जाए जो आगे इसको इस जो हर्डल है इतनी मेहनत है इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा, रोल एज ए मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन्होंने काफ़ी ऐसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके कोशिश करी कि सॉल्ट लॉ का काफ़ी करवाया उन्होंने करवाया, जैसे हमने पढ़ा भी कॉटन का उन्होंने करवाया। उसके बाद इकोनॉमिस्ट होने के नाते उन्होंने डिमांड किया कि जो जॉब्स वगैरह हैं उन्हें मिडिल क्लास को अच्छे मिले और कि लैंड रेवेन्यू कम किया जाए, काफ़ी चीज़ें करी। तुम एक बार बस रीड कर लो, हो जाएगा। ही ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ बिल विद अ व्यू टू मेक अ प्राइमरी एजुकेशन, तो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कंपलसरी की जाए, पर वो हो नहीं पाई। गोखले एंड गांधी जी, अब गोखले वेंट टू साउथ अफ्रीका, गोखले जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये साउथ अफ्रीका गए टू हेल्प गांधी जी, क्योंकि वहाँ पे वो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह उनके खिलाफ लड़ रहे थे, तो वहाँ पे जाके उनकी पहले तो हेल्प करी, फिर उनको इधर आने को कहा कि इंडिया के स्ट्रगल में आके आप हेल्प करो, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदे हो सकते हो, तो इंडिया में आओ। उनको फोर्स किया, उनको मतलब ऐसा मनाया कि इंडिया आओ। और इनफैक्ट गांधी जी एक्सेप्टेड गोखले एज पॉलिटिकल मेंटर। गोखले डाइड ऑन February 15, 1915 व्हेन ही पॉपुलैरिटी वाज एट पीक। तीसरे है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, तीसरे जो हमारे एमिनेंट लीडर है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फ्रॉम 1848 to 1925। सो या अब तुम कह रहे हो ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ये कई बार आ जाता है, नॉट लाइक कि मैं उनकी एज देख के या कुछ करके कुछ बोल रहा हूँ, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट टू गिव यू के रेफरेंस कि ये ऐसा नहीं कि सब एक ही टाइम पे थे, मतलब हाँ मेजॉरिटी सेम ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बट स्टिल समझ रहे हो। अब सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में तुम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो, ठीक है। इन्होंने पहले जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह थी वो किया था, बट स्टिल हमें एक थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। ही वॉज बॉर्न इन बंगाल 1848, ठीक है, हमें पता है। और दूसरा, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इंडियन सिविल सर्विस जो एग्जाम होते हैं सबसे पहले इंडियन थे क्वालिफाई करने को, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। या फिर मतलब अब तो तुम्हें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द ICS एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, समझ गए, याद हो गया, याद नहीं हुआ दिमाग में बैठ गया, बहुत है। ही वर्कड एज मैग्नेस्टेड इन आसाम, बट सो ये एक बार पढ़ लेना कि उन्होंने काफ़ी प्रोफेसर की नौकरी करी, बट वो सब भी चला गया। फिर इन्होंने अपना एक स्कूल खोला जो कि अब रायपन कॉलेज के नाम से है। एंड मतलब ये सब जैसे मैंने तुमका पर्सनल लाइफ का इतना नहीं आता, सिर्फ पॉलिटिकल वाला आता है। यहाँ से कोलकाता के वो कॉरपोरेशन में इलेक्ट कर लिए गए थे और वहाँ के दो डेकेड्स मतलब 20 साल ऑलमोस्ट तक वहाँ पे रहे थे, ठीक है, मेंबर रहे थे कैलकाटा कॉरपोरेशन में। एंड ही वाज इलेक्टेड द बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल 4 टाइम्स, बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें तुमने कहा ना इंडिया में बहुत कम सीट रहते थे, 10 में से सिर्फ 2 दी, 1 दी, वैसा उसमें भी ये 4 बार इलेक्ट हुए थे। तो किस लेवल का दबदबा होगा ब्रिटिश के गवर्नमेंट में भी इनका, इंडिया में तो था ही, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड दैट पोजिशन है। तो इनकी एक बहुत फेमस सेइंग है, ये कहते थे कि ऑपोजिशन वेयर नेसेसरी, कॉरपोरेशन वेयर कोऑपरेशन वेयर पॉसिबल, कि जहाँ पे विरोध करना पड़े कि वो नहीं सुन रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो हल्ला बोल दो, ठीक है, ऑपोजिशन कर दो, फिर प्रोटेस्ट करो, जो भी करो, ऑपोजिशन कर दो। लेकिन जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे कोऑपरेशन करो। कोऑपरेशन मतलब कि हाँ उनके साथ चलते हैं, अगर उन्हें वो कह रहे हैं कि हम थोड़ी देर में करेंगे तो थोड़ी देर रुक जाओ। जहाँ पॉसिबल है कोऑपरेशन करो, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे विद्रोह करो, ठीक है, ऑपोजिशन करो। अब उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे? उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, पहला तो इस्टेब्लिश इंडियन एसोसिएशन। उन्होंने ब्रिटिशर्स की फॉरेन पॉलिसीज़ को, मतलब ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को अपोज करने के लिए, फाइट अगेंस्ट करने के लिए इंडियन एसोसिएशन खोला था 1876 में, कि वो लोगों को एजुकेट कर पाए। जब तक तुम लोगों को नहीं समझा पाओगे, लोगों का एक मास का पब्लिक ओपिनियन नहीं बना पाओगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता।
तो एक वो चीज़ उन्होंने करी बहुत सही तरीके से। दूसरा, क्रिएटेड एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं तुम्हें कहा था इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया, उसके आइडिया से, उसके बीच के मीटिंग से उठ के इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, और वो दोनों बाद में 2 साल बाद मर्ज हो गई थी, पिछले चैप्टर में बताया था, ठीक है। तीसरा, पॉलिटिकल आइडियाज़, बनर्जी एडिटेड न्यूज़पेपर बंगाली वेजेस आउट, तो उन्होंने ऐसे मतलब बंगाली किया, नेशन इन द मेकिंग अपनी बुक निकाली, उसमें लोगों को तक पहुँचाया, जैसे मैंने कहा ना लोगों तक पहुँचाओगे जब तक तो तभी कुछ हो पाएगा, तो वो चीज़ें हुई। बनर्जी स्टार्टेड एगिटेशन अगेंस्ट द लाइसेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड अगेंस्ट लोअरिंग द एज फ्रॉम, तो वही चीज़ जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी कि ये जो गलत हुई थी उनके खिलाफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आवाज़ उठाई थी फ्रॉम 21 to 19 ईयर एंड दोज आर मुस्लिम, तो वही सब चीज़ें, ठीक है। बनर्जी पॉपुलर नोन एज द फादर ऑफ इंडियन, ब्रेथ हिज लास्ट इन 1925। सो आई थिंक तुम्हारे क्वेश्चन आंसर को पर्सनली मैं तुम्हें दिखाऊँ, लिटरली देख लो यार, मैंने कभी मार्क नहीं किया क्वेश्चन आंसर अपनी टेंथ में, मेरी बुक है, और ऐसा नहीं कि नहीं है, नाम देख लो शुभम कौशल, मैं मार्क नहीं करता था क्वेश्चन आंसर, मैं सिर्फ पढ़ के जाता था, सिर्फ चैप्टर रीड करके जाता था एंड हो गया। अब एग्जैक्टली कितने नंबर आए, क्या क्या हुआ वगैरह सब मैं अभी तुम्हें ये सब डिस्कस नहीं करना चाहता अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। आई वांट टू बट आई कांट, क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि मैं 10K पे करूँगा, तो वो कोशिश करो, अगर तुम हो तो फिर सब्सक्राइब कर दो, अपने कोई दोस्त है उसके साथ शेयर कर दो, कोई क्रश वगैरह उसके साथ भी शेयर कर दो, तो कोई बात करने का बहाना मिल जाएगा, यू नो। और बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ आया हो, मज़ा आया हो, एंड जैसे तुम्हें पता है कि #7 days 7 वीडियोस चैलेंज लिया है मैंने, सो अभी अगले दिन कल भी वीडियो आएगी एक नए चैप्टर के साथ। अगर मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगली और वीडियोस चाहिए मतलब योर चॉइस, मैंने कुछ नहीं बोला, इट्स योर चॉइस। सो या नमस्ते, जय हिंद।